शिक्षा हमें जीवन का आयाम समझाती है और हमें हमारे फलक को, हमारी क्षमताओं का एक बहुत बड़ा विस्तार करती है। और जब ये सब होता है तब हमारे जितने भी तंत्र हैं, जो तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं, उसका ठीक ढंग से उपयोग हम सीख जाते हैं। और जब ये करते हैं तो हमें ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होता है तब हमें बोध होता है, और ये बोध हमें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाता है। ये तो बात हुई ज्ञान की, लेकिन उससे ज़रूरी बात यह है कि हमें क्या करनी है और क्या अकरनी है, इसकी सही समझ देने वाला एक गुरु होता है। और ऐसे गुरु हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, और ये सब कुछ होता है शैक्षिक समागम में। आप सबका स्वागत। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित, और हमारा यूट्यूब चैनल है जय घोष। तो हम सब आपके लिए वो सामग्री जिसको प्रचुर मात्रा में पका कर लाते हैं, ताकि आप सरल भाषा में आप तक पहुंच सके, आप उसका लाभ ले सकें। और आज हमारे स्टूडियो में शैक्षिक समागम में जो मेहमान हैं वो हैं औषधीय खेती का प्रशिक्षण देने वाले, औषधि खेती को हर किसान के दरवाजे पर, उसके खेत तक पहुंचाने वाले, और किसानों के लाभ का जो दायरा है उसको बढ़ाने वाले, उनकी सेहत को बनाने वाले, ऐसे डॉक्टर आलोक कुमार कृष्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं जो CMAP है, जो औषधीय खेती का प्रशिक्षण का संस्थान है CSIR का, उसके आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, और आप लगातार इस दिशा में प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। जय घोष में शैक्षिक समागम कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे बहुत से साथी जो प्राकृतिक खेती के विषय में जानना चाहते हैं, जो औषधि खेती के बारे में जानना चाहते हैं, जो इस खेती के माध्यम से अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, क्योंकि बड़े खेत में तो संभव है, गमलों में भी लोग अपने घर में कुछ औषधि पौधों को रखकर अपनी सेहत अच्छी कर सकते हैं। तो इसके बारे में अब जागरूकता कोरोना काल के बाद बढ़ी है। कितना बड़ा आयाम है औषधि खेती का? देखिए, जय घोष में मुझे पहले आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि ये विषय बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन व्यक्ति तो बहुत ही सीमित है। और उसकी साथ से शिक्षा की जो आपने बात की, और व्यक्ति, शिक्षा और पर्यावरण, ये सारी तीनों चीज़ें से जुड़ी हुई हैं। तो अगर दायरा कितना ही बड़ा हो शिक्षा का, लेकिन जो आपके पर्यावरण के साथ जुड़े हुए संबंध है वो बरसों से वही रहे हैं और वही रहेंगे सनातन काल में। लेकिन हमारा ज्ञान का दायरा कुछ भटक गया है इधर उधर, तो उसको समाहित करने की ज़रूरत है। और उसमें कोई बड़ी वैज्ञानिकता नहीं है, बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल है। जो हमारे सनातन काल से चली आई परंपरा और सनातन काल से जो शिक्षा चली आ रही, उसमें थोड़ा सा जैसे ट्यूनिंग करते हैं, जैसे आप ट्यूनिंग करते हैं, रेडियो की फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग बैठाना है। और आपको सारी चीज़, आदमी रहता, व्यक्ति जब पैदा हुआ और आज तक ज्ञान की परम पराकाष्ठा पर गया है, और उसकी ज्ञान की इतनी ज्ञान अर्जित कर लिया है कि ज्ञान का बड़ा विस्फोट हो गया ऊर्जा का। और उस ज्ञान को वो अपने उसमें रख नहीं पा रहा है, इतना एनर्जी उसके पास है कि वो रख नहीं पा रहा है। तो वो दिग्भ्रमित हो गया उसका सारा चिंतन मनन, जितना ज्ञान का सागर था। तो उसको हमें समायोजित करने की जरूरत है। जैसे बच्चा पैदा होता है, और भारत की सनातन संस्कृति में उसके काल से जैसे पैदा होता है, उसके साथ जैसे ही वो बाल्यकाल और उसकी अवस्था से बढ़ता है, तो हमारे घर में जैसे पढ़ाते आ रहे हैं, हमने, हमारी दादी ने पढ़ा है कि भाई तुलसी है, तुलसी हमारे घर में लगी रहती थी ऑलवेज, हमेशा तुलसी घर हमारे भारतीय संस्कृति में रही है। साथ साथ हल्दी हमारे साथ संस्कृति में रही है ना, अजवाइन हमारे साथ संस्कृति में रही है, मेथी हमारे साथ संस्कृति, सारे मसाले हमारे भारत का मसालों के राजा थे, औषधीय थे, है ना। उसके साथ जितने भी औषधीय, अब जो नए सुगंध पौधे हैं, जैसा सुगंधा हो, सर्पगंधा हो, शतावर हो, है ना, काल में हो, और तमाम जड़ी बूटियां हैं, ये सब आपके पर्यावरण में रहती थी। और उनके जो है उनका वातावरण में लगाव था। वैद्य लोग हमारे उसका चूर्ण बना के करके देते थे, और उसको हम खाते थे। अब ये मॉडर्न संस्कृति, मॉडर्न जो साइंस आई है, उसके जब से जो सर्जरी का साइंस आई है, इससे बीमारियां भी बढ़ी हैं। तो कैंसर आया है, तमाम उसके डायबिटीज़ आई है, और तमाम ऐसे रोग आ गए हैं कि उनको सर्जरी के द्वारा भी हटाया जाना ज़रूरी हो गया है। तो मॉडर्न साइंस के साथ हमें ये जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। तो पर्यावरण में हम लोग तो ऑलरेडी जी रहे हैं, और उसको केवल हमें ज्ञान को बताने की ज़रूरत है। वही हम लोग CMAP, जो केंद्रीय औषधि पौधा संस्थान है, उससे हम लोग कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कराते हैं किसानों के, कि आप जो है काल मेघ लगाइए, 6 महीने की फसल है, काल मेघ लगाइए, उसमें आपकी आर्थिक आमदनी कैसे बढ़े। जैसे 6, 7, 10 कुंटल उसका जो सूखा हर्ब होता है,
पंचांग होता है और वही उसकी जो है उसका बिकता है 6,000 रुपये किलो, 6,000 रुपये कुंटल के हिसाब से बिकता है। तो उसके हिसाब से अगर 70-80 हज़ार रुपये उसकी अर्जित हो जाती है 6 महीने में एक एकड़ किसान में। की, 1 एकड़ में, तो वो एक बहुत अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। और इसको हमारे पंसारी खरीद लेते हैं, वही पंसारी इसको फिर आगे बेच देते हैं, चाहे वो डाबर को बेचें या रामदेव जी को बेचें या किसी को भी बेचें, जो भी तो ये आयुर्वेदिक औषधियाँ बना रहे आयुर्वेदिक हैं। औषधि। इसी तरीके से अब आप बात कर रहे थे आदिवासियों की, आदिवासी भी हमारे जंगल जाते हैं आदि और जड़ी बूटियां लाते हैं, उनको थोड़ा सा हमें साइंस बताने की ज़रूरत है, क्योंकि कब काटना है छाल को ये उनको पता नहीं है। वो 12 महीने छाल को काटते रहते हैं और पेड़ जो है मर जाता है, तो उसको हमें ज्ञान देने की ज़रूरत है। तो अभी हम सहारिया आदिवासियों के बीच में कल ही जा रहा हूँ, तो उनको एक कार्यशाला आयोजित की है मैंने, जड़ी बूटी कैसे संग्रह वैज्ञानिक ढंग से करें और कैसे उसको काटें, कैसे दोहन करें, और ये सब ये हम कार्यशाला में बताने जा रहे हैं, जो कि उनके ही खेत में उनके घर में जाके कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है CMAP के माध्यम से। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि औषधियों का विज्ञान है और ये आयुष का विज्ञान है। हमारी आयु में वृद्धि हो और हम स्वस्थ रहें, कोई बीमारी हमें ना हो और किसी भी तरह का संक्रमण शरीर के आसपास फटके तो आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का तंत्र है वो इतना विकसित हो, न केवल आपका बल्कि पौधों का भी, प्रकृति के हर वनस्पति का रोग प्रतिरोधक तंत्र इतना विकसित हो कि वो उससे आराम से निपट ले और आप स्वस्थ रहें। तो ये जो विज्ञान है इसको अब आधुनिक समय में लोगों को सिखाने की आवश्यकता पड़ी, तो आप लोग ट्रेनिंग देते हैं। जी, जी। दूसरा, पौधों जैसे कोई अगर जैसे बहुत से हमारे साथी हैं, आजकल बेरोजगारी का बड़ा संकट है। कईयों की जो कृषि है उनके माता पिता करते हैं, उनके घर में बाप दादा ने किया, लेकिन उनको लगता है कि ये से हमारी आय नहीं बढ़ सकती, तो अब बढ़ सकती है। तो इसकी सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा और उस विज्ञान को समझते हुए अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभी आप जितने आते हैं प्रशिक्षण लेने, उनको आप क्या समझाते हैं, और जो नए ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके पास विकल्प कितने हैं? जी, बहुत ही सारे विकल्प हैं। वनस्पतियों में बहुत ही सारे विकल्प हैं। अब जैसे एक BSc करने वाला बच्चा है जो वनस्पति शास्त्र पढ़ रहा है, अगर वनस्पतियों के बारे में पूरा ज्ञान अगर ले लेता है तो वनस्पतियों की तो इतनी संभावना है कि एक घर में ही वो अपना एक कॉटेज इंडस्ट्री बना सकता है। जैसे तुलसी की कम से कम 50 वैरायटियाँ हैं, अगर वो तुलसी का ये कॉटेज इंडस्ट्री बना ले तो उसकी घर बैठे तुलसी बिकेगी। तुलसी का अर्क बिकेगा, तुलसी का तेल बिकेगा और तुलसी की सड़ी बूटियों के सारे आयाम, उसकी माला तक में उसकी जो है डंठल काम आता है। तो और धर्म क्षेत्र में माला बहुत जरूरी है। तुलसी www.tulsi.com अगर खोल लेगा, आजकल तो डिजिटल इंडिया है ना, अगर वो खोल के एयर कंडीशन में बढ़िया तुलसी का एक संग्रहालय बना लेता है और उसकी स्टेट ऑफ आर्ट करके कोई भी विजिटर आए उसको डिजिटक पे उस पर कंप्यूटर से दिखाए, देखिए हमारे पास ये रेंज ऑफ तुलसी है ना, तो एक तुलसी का पौधा कम से कम 200 रुपये में बेच सकता है अगर वो कायदे से बेचे। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखा एयरपोर्ट के पास बॉम्बे में, एक एंटरप्रेन्योर यंग बच्चा था, उसी ने ये खोला है बहुत बड़ा। तो जो पौधा यहाँ पे हमारे यहाँ लखनऊ में मिलता है 50 रुपये का या 20 रुपये का, वो 200 रुपये में बेच रहा था। केवल क्या थी, उसकी ब्रांडिंग कर दी, उसको अच्छे से उसके गमले में रख दिया, उसका इंग्लिश हिंदी सब नाम दे दिया, एयर कंडीशन शोरूम में है, आप गए घर में उसके शोरूम में एयर कंडीशन था। सो डिजिटल इंडिया के तहत ये यंग एंटरप्रेन्योर्स इस नॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हैं बिजनेस में। बिल्कुल, और तो जो बॉटनी का नॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हैं बिजनेस में, और जो नर्सरी का काम करते हैं वो एक दायरा बढ़ा सकते हैं, औषधि पौधों की नर्सरी बना सकते हैं। एक रफ ऐसे रोड के किनारे गंदे संदे जगह में रखने की जगह एक अच्छे से गार्डन बना के चारों तरफ सराउंडिंग उसकी बेल लगा के बढ़िया इको फ्रेंडली बना ले, पर्यावरण शुद्धता रहे, और उसमें फिर वो डिजिटलाइज करके बेच सकता है। वही पौधा जो 2 रुपए में बिकता है उसको 200 रुपए में बेच सकता है, और एलाइट क्लास लेने को तैयार है। बिल्कुल, जरूरत है लोगों की, गार्डन में लोगों के डाइनिंग रूम में वो सब चीज की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, एक तो ये दायरा हुआ, और दूसरा ये है कि आपने बताया कि जैसे बहुत से विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं लेकिन प्रयोग नहीं करते, तो प्रायोगिक पढ़ाई उनके साथ साथ चले। जैसे विज्ञान के विद्यार्थी हैं या कृषि के विद्यार्थी हैं, वो खेत में कम काम करते हैं और कृषि की पढ़ाई करते हैं, और दुर्भाग्य हमारे देश का है कि जितने भी कृषि की पढ़ाई करते हैं वो खेती छोड़ते चले जाते हैं। तो इस तस्वीर को कैसे बदला जाए कि कृषि जो है वो लाभकारी थी और कृषि को सर्वोच्च माना गया था, तो कैसे इसको फिर पुनर्जीवित कैसे किया? इसको पुनर्जीवित करने के 2 ही मापदंड है। अभी नई शिक्षा जो नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
2022 में अभी आई है, उसमें यही मल्टी डायमेंशनल एजुकेशनल सिस्टम रखा है। मल्टी डायमेंशनल मतलब एक बच्चा अगर वो है एग्रीकल्चर पढ़ रहा है और साथ साथ वो सोशोलॉजी भी करना चाहता है, तो एक सेमेस्टर सिस्टम अभी विकसित कर दिया है भारत सरकार ने। तो एक सेमेस्टर करके दूसरे सेमेस्टर में आप सोशोलॉजी का भी काम कर सकता है। अगर उसका पिताजी सोशल वर्कर है, कुछ है, तो अगर उसका फील्ड में दूसरे जाने का इंटरेस्ट है, बदल जाता है, तो ये जो उसने कोर्स की है 7 सेमेस्टर, तो इसका तो रिजल्ट उसको मिलेगा ही, मार्कशीट, लेकिन उसके साथ सोशोलॉजी में भी एडमिशन लेके मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन का सिस्टम अब शुरू हुआ है और ये पूरे विदेशों में चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे आयाम में ये काम शुरू हुआ है और इसके बहुत ही फायदे हैं। बिल्कुल। अगर मैं एमबीबीएस कर रहा हूं तो एमबीबीएस करने के बाद अगर मुझे इंजीनियरिंग का कुछ काम करना है तो मैं इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकता हूं। ऐसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खुल रहा है, ताकि अगर उसका इंटरेस्ट उधर हो तो उसको छोड़ के वो उससे अर्निंग कर सकता है। अच्छा, मैं और फोकस करता हूं कि जो बीएससी कृषि का कोर्स करने वाले देश में करोड़ों ऐसे विद्यार्थी हैं और उसमें भी बहुत बड़ी तादाद उन विद्यार्थियों की जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वो अपने समाज को बदलने में अपने ज्ञान का उपयोग करके कैसे काम कर सकते हैं, और साथ में यदि वो उद्यमिता में दोनों जोड़ लें तो एक साथ वो एक पंथ और कई काज हो जाएगा। क्योंकि किसानों को इनपुट भी देना है, किसानों को ट्रेनिंग भी देना है, किसानों को सहयोग भी देना है, किसानों का मंच भी देना है, तो वो उसमें सक्षम हो सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल मुहाने पर हैं, सारा ज्ञान उनके पास है और वो ऐसे ज्ञानी जो वैज्ञानिक हैं या कृषि के विशेषज्ञ हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो आप क्या लगता है कि इसमें क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे वो काम करें? एक तो इसमें एक तरीका ये है कि साइंटिस्ट स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए। अभी हमने CSIR में के सहयोग से जिज्ञासा प्रोग्राम चलाया था। जिज्ञासा प्रोग्राम चलाया था, उसमें मैंने सारे केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी और जो जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी, ये सरकारी योजना थी जो केंद्र से आई थी, उनके साथ CSIR का अनुबंध था दोनों विद्यालयों के। तो उसके तहत जिज्ञासा प्रोग्राम चलाया था जिसमें 300 बच्चे सीमैप में बुलाए थे हमने। उसका वो समागम हुआ था, आप शायद थे नहीं, और पिछले साल मैंने उसको 2019 में चलाया था। 300 बच्चे मेरे प्रांगण में रहे थे। बड़े बड़े इनोवेटर्स वो मॉडल्स बना के लाए थे और कई ऐसे चीज़ें लाए थे जो कि बड़ी इनोवेटिव थी, जैसे घास का काटने का कटर लाए थे और भी नई नई चीज़ें लाए थे जो कि उन्होंने खुद ही इन्वेंट की थी। सेल्फ इन्वेंट, मेंटल इग्निशन होता है। तो हमने साइंटिस्ट स्टूडेंट के कनेक्ट प्रोग्राम के हर विषय के लेक्चर भी कराए थे उस 4 दिवसीय मेले में, विद्यार्थी समागम मेला था वो। तो ऐसे प्रोग्राम जो है हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, जिज्ञासा टाइप के प्रोग्राम। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और जितने भी ऐसे प्रधानाचार्य या निदेशक महोदय सुन रहे हों या ऐसे गुरुजन सुन रहे हों, वो स्वयं प्रयास करेंगे तो जितने भी देश के संस्थान हैं, चाहे वो CSIR के हों चाहे ICAR के हों, आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अनेक संस्थान हैं, उनका लाभ आपको मिलेगा। अगर लखनऊ के आसपास के हैं तो लखनऊ में तो 1 दर्जन से ज़्यादा संस्थान, 4 तो हमारी CSIR की लैब है जी, और ICAR की 4 लैब है जी, और अन्य संस्थान जो स्वायत्त रूप से काम कर रहे हैं। बायोटेक पार्क जो देश का पहला बायोटेक पार्क है वो भी लखनऊ में है, और CDRI भी जो औषधि क्षेत्र में काम कर रही है, उत्पाद बनाने में वो भी काम कर रही है। साइंस सिटी है लखनऊ। तो अनंत अवसर हैं और जिनकी जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो आप इन सब संस्थानों को एक मेल लिखें, उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, और उस मेल से आप इन सारे वैज्ञानिकों से कनेक्ट हो सकते हैं, इसका आप लाभ ले सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं? अगर जैसे एक और हमने देखा कि बहुत से कृषि के जो किसान हैं या ऐसे युवा हैं, उनको संकोच बहुत होता है, उनको लगता है कि किसी संस्थान में हम जाएं तो हमें रोक दिया जाएगा, टोक दिया जाएगा या हम मिल नहीं पाएंगे। तो क्या क्या होता है, कैसे संपर्क करें? तो एक तो ये बड़ा मतलब अच्छा है डिसीजन। इसमें क्या लेना चाहिए डिसीजन, जो हमारे निदेशक लेवल के जो है, जो इसके जो संस्थापक हैं, चलाने वाले हर संस्थान, चाहे CMAP हो, CDRI है, इनको 24/7 विंडो सर्विस रखना चाहिए मेरे हिसाब से, जो अभी तक नहीं है। तो इसको 24/7 विंडो सर्विस रखना चाहिए, और एक उनका जो है हेलो प्रोग्राम ऐसा कुछ रखना चाहिए, जाकि वो वीकेंड में अगर कोई किसान आता है, तो अगर मैंने देखा है सैटरडे संडे में ऑफिस बंद रहता है, तो वो एक खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए सरकारी, बल्कि उसको 24/7 एक ड्यूटी होना चाहिए कि ये राष्ट्रीय हमारा कर्तव्य है कि उसको ज्ञान दें।
तो एक 24/7 डेस्क होना चाहिए जिसमें हर चीज़ उनकी नॉलेज उस पर टेबल पे उपलब्ध रहे, बिल्कुल इन फॉर्म ऑफ डिजिटल इंडिया के तहत जो भी टीवी मीडिया जो बिल्कुल के तहत, बिल्कुल बिल्कुल। तो हर संस्थान में ये होना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव आपका है और मुझे लगता है कि बहुत से निदेशक जो सुने वो इसको गुने और इस पर पहल कर दे, क्योंकि बड़ा काम नहीं है, निदेशक स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है और ऐसी टेबल पर अलग अलग वैज्ञानिकों के डे फिक्स हो सकते हैं, डे ऑफिसर हो सकते हैं, इसमें और जो रिसर्च करने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी अवसर दिया जा सकता है। इसमें एक ऑनलाइन हेल्पलाइन भी दी जा सकती है कि बहुत से किसान, बहुत से जो विद्यार्थी हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, तब काउंटर पे आते हैं, कोई जानकारी मांगना चाहते हैं, पता चलता है नहीं आज वो वैज्ञानिक उपलब्ध नहीं है, तो बड़ी निराशा हाथ होती है। अगर सही समय पर सही सूचना सही व्यक्ति से उनका कनेक्ट होगा तो उनकी ऊर्जा का प्रस्फुटन होगा, वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, उनका ज़्यादा विस्तार होगा और वो देश हित में बेहतर परिणाम लाने वाले साबित हो सकेंगे। तो ऐसे कनेक्ट प्रोग्राम बहुत कारगर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ बहुत से ऐसे समय समय पर शॉर्ट टर्म वर्कशॉप्स भी होती हैं, जी होती है। उनके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे जैसे अभी 22 इसी नवंबर से 22, 23, 24 में 4 दिवसीय मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो उसमें देश के कम से कम 15-16 प्रदेशों के किसान आने वाले हैं, जिनमें 24 फसलें जो है हम ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत वो उनको प्रशिक्षण देंगे। औषधि ये पेड प्रोग्राम है, 4,000 रुपये हम फीस लेते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था सब उसी में होती है और वो प्रशिक्षण लेके जाके हैं और पौध सामग्री लेके जाके फिर वो कमर्शियल कल्टीवेशन शुरू करेंगे। बिल्कुल डेफिनेट। इसी तरीके का एक 7 डेज़ का प्रोग्राम भी मैंने लॉन्च किया है, जिसमें थोड़ी और प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जिसमें और कुछ एनालिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं, जिसमें इन डेप्थ नॉलेज की बात करते हैं, बॉटनी की, केमिस्ट्री की उसकी, और उसके साथ फार्माकोगनोसी की, उसके साथ कैसे ड्रग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात की करते हैं, ताकि वो 7 डेज़ में हम उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं। तो 7 डेज़ का प्रोग्राम में भी हम पैसा लेते हैं, उसमें 14,000 फीस होती है। तो इस तरीके से वो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट टाइप का प्रोग्राम है, जैसे हर्बल मेडिसिन बनाना है या प्रोडक्ट बनाना है, उसमें हम बेस लाइन नॉलेज देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ये बताइए आपको। और अगर आप औषधियों के उद्यमी बनना चाहते हैं और अगर आपके मन में ये है कि आप विज्ञान के क्षेत्र के विद्यार्थी हों तो ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप विज्ञान क्षेत्र के विद्यार्थी नहीं भी हैं तो ऐसे प्रशिक्षित युवा साथी जिनके पास संसाधनों का अभाव है उनको साथ लेकर आप काम कर सकते हैं। उनका ज्ञान, आपका संसाधन, दोनों की बुद्धि, दोनों का विवेक मिलकर एक क्रांति ला सकता है। आप मिलकर परिणाम ला सकते हैं। और इस तरह के काम को करने के लिए अगर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो सीमैप या ऐसे जितने भी CSR, IR और ICR के वैज्ञानिक संस्थान हैं उन सब जगहों पर ऐसी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। बिल्कुल। तो आप बताएं किस किस तरह की तकनीक उपलब्ध है जिनको लोग परचेज कर सकते हैं या मिलकर काम कर सकते हैं? मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे कि सीमैप के स्तर पे आप देखिए, सीमैप मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट के क्षेत्र में 60 साल से काम कर रहा है। अभी हमने क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए एक सेंटर खोला है, सेंटर फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंक्यूबेशन सेंटर खोला है। अब कोई युवक है, उसको 5-10 लाख का कोई इंडस्ट्री लगाने में परेशानी आ रही है, पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन हमसे नॉलेज ले सकता है। उस प्रोडक्ट की नॉलेज लेके हम भी उसको प्रोडक्ट बना के देंगे उसको 2 साल तक। प्रारंभिक अवस्था में 2 वर्ष तक उत्पाद आपको जितना बाजार में आप विक्रय कर सकते हैं उसको बना आपके ब्रांड नेम पर, आपके कंपनी के साथ अनुबंध के तहत ये काम होगा। 2 वर्षों तक आपको सहयोग दिया जाएगा ताकि बाजार में आप स्थापित हो जाएं, अपने कदमों को जमा लें और उसके बाद आप फिर लोन लेकर आप बड़ा काम करें, पे करके फिर और नया टेक्नोलॉजी लेके फिर और उसको डाइवर्सिफाई कर ले। तो स्टेप बाय स्टेप। इसमें तो बहुत सॉफ्ट लोन भी गवर्नमेंट 4%, 2% पे दे रही है, MSME भी दे रही है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आप युवक कर सकते हैं। और बड़ी प्रूवन टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ 4-5 हैं, जैसे कि पेन बाम है, बूंद हीलिंग्स है, मॉस्प्रे है और रिलैक्सोमैप है, घुटने उठने में मसल्स की दवा। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं 4-5, अगर वो ब्लेंडिंग करके, टेक्नोलॉजी बहुत ही चीप टेक्नोलॉजी है। अगर उसमें 1-2 टेक्नोलॉजी लेके स्टार्टअप कर देगा तो अगर वो एक स्टेट की अच्छी खासी मार्केट को एक कैप्चर कर लेगा, लखनऊ का, और वो अमेजोन इनके माध्यम से भी बेच सकता है मतलब करके। एक बार आपने शुरुआत की तो आपका मंच खुलता चला जाएगा। ये सब पका हुआ नहीं मिलेगा, आपको ही पकाना पड़ेगा। सब कच्चे माल उपलब्ध हैं जिनके साथ हैंड इन हैंड आपको चलना होगा, जानना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, अमल करना होगा, परिश्रम भी करना होगा। और अगर आप ये करते हैं तो आपकी किस्मत का ताला
आपके हाथ चाबी से खुलेगा और आप तरक्की के रास्ते पर सर पर दौड़ने लगेंगे। और भी बातें करेंगे डॉक्टर आलोक कुमार कृष्णा जी से, लेकिन एक लेते हैं अल्प विराम। रेडियो जयघोष के इस सत्र में शैक्षिक समागम में बहुत सी बातें अभी और होनी हैं और इसके गुण ज्ञान को भी आप तक पहुंचाने के क्या आयाम हैं, क्या तरीके हैं, बड़े कारोबारी बनने या देश में बड़े उद्यमी बनने के रास्ते आपकी दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो जयघोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जयघोष और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं शैक्षिक समागम कार्यक्रम में डॉक्टर आलोक कुमार कृष्णा। डॉक्टर साहब, आपने औषधि खेती का जो पूरा दायरा है इसमें एरोमेटिक सगंध की बात है, यानी आपके घर में जो स्प्रे आप करते हैं, आप अपने शरीर पर जो इत्र छिड़कते हैं, आपके अंदर तमाम तरह के जो खुशबूदार औषधियाँ हों या कुछ भी, उसमें जो एरोमा या एरोमेटिक ऑयल इस्तेमाल होता है वो भी औषधि खेती का हिस्सा है। इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये बहुत बड़ा एरिया है परफ्यूम जिसको कहते हैं एरोमा जो परफ्यूम्स होती है वो नेचुरल टेम्परेचर पे उसकी जो है उसका वाष्पन होता है तेल का और वो खुशबू फैलाते हैं वातावरण में। तो ये एरोमेटिक ऑयल्स और एरोमेटिक प्लांट्स उसके अंतर्गत आते हैं। इसमें कई एरोमेटिक प्लांट्स और हैं जो कि हम जिसकी ट्रेनिंग देते हैं और उसकी कमर्शियल वायबिलिटी है। लाखों रुपए किसान कमा रहे हैं और उसको आगे ले जा रहे हैं। अब जैसे 4-5 में ऑयल की बात करूँगा, जैसे लेमन ग्रास ऑयल, सिम्बापोगोन फ्लेक्सियोसस, ये लेमन ग्रास है। और लेमन ग्रास की ये जो जिसको हम कहते हैं ज्वर घास, जिससे हम बुखार उतारते हैं, औषधि इसकी वैल्यू है और साथ में इसकी जो ऑयल है ये मच्छरों को भगाने के भी काम आता है। ये वो मच्छरों को भगाने के लिए वो दूसरा है, वो सिट्रोनेला जी। ये लेमन ग्रास है जो लेमन जैसी, जो नींबू जैसी ऑर्डर होती है, नींबू घास, और इसको परफ्यूम के कई ब्लेंडिंग में तो काम आता है। जैसे नींबू जैसी साबुन, जो आपने सुना होगा साबुन में नींबू जैसी खुशबू, तो नींबू का उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन नींबू की जो खुशबू है वो इस ऑयल से आती है ना। तो उस ऑयल का उपयोग परफ्यूमरी सोप इंडस्ट्री में बहुत ही है। दूसरा है, आप बता रहे सिट्रोनेला, जो मच्छर जैसी, सिट्रोनेला भी एक पौधा है। वो सिट्रोनेला फ्लेक्सियोस, वो मार्टिनाई बोलते हैं, फ्लेक्सियोसस है और मार्टिनाई, 3 तरीके की ये जो एरोमेटिक ग्रासेस है सिम्बापोगोन की वैरायटी है, जिसको बोलते हैं लेमन ग्रास, पामारोजा और सिट्रोनेला। तो लेमन ग्रास में लेमन की ऑर्डर होती है, पामारोजा में रोज़ की खुशबू होती है, गुलाब की खुशबू होती है। वो भी परफ्यूम्स और कई डिओड्रेंट बनाने में काम आता है, साबुन बनाने में आता है, इत्र बनाने में काम आता है। सिट्रोनेला से कई मॉस्किटो रिपेलेंट्स बनाए जाते हैं, है ना। और विटामिन ए का उपयोग लेमन ग्रास से भी किया जाता है। इस तरह की ये तीनों ग्रासेस है। एक और ग्रास है बहुत ही कीमती, जिसको बोलते हैं खस ग्रास जो है, उसका भी ऑयल जो है बहुत ही महंगा ऑयल है। उसका कम से कम 20,000 रुपये केजी ऑयल होता है और 1 एकड़ में कम से कम जो है 8 से 10 लीटर इसका जो है तेल निकलता है। तो उसके हिसाब से आप लगा लीजिए को उसको, अगर 1 एकड़ में कोई खेती करता है तो 80 से 90 हज़ार रुपये पर एकड़ उससे अर्जित कर सकता है। और ये खस की खेती उन जगहों के लिए बड़ी ज़रूरी है जहाँ पानी की कमी है या बलुई मिट्टी है या बहुत पानी है। जी। दोनों ही स्थितियों में बड़ी कारगर है। तो मिट्टी के कटान को भी रोकती है, बहुत ही, और इसमें नुकसान नहीं है। और थाईलैंड का तो ये पौधा बड़ा कॉटेज इंडस्ट्री प्लांट है। थाईलैंड में तो हर घर में ये इसकी जो ऊपर वाले तने से भी डलियाँ बनती है, कैप बनती हैं, चटाई बनती है और ये आपके कपड़े भी बनने लगे अब तो उसकी चटाई उसके लिए उपयोग का। तो थाईलैंड में बहुत ही उसका, और सॉइल कंजर्वेशन भी करती है, नदी का कटाव रोकती है। तो और उसके साथ साथ इसकी खुशबू जो है एरोमेटिक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये सारे सऊदी अरबियन कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट होता है। बिल्कुल, खस का। और गर्मी में शीतलता भी देती है, क्योंकि इसकी चटाई पर जब पानी पड़ता है तो एक खुशबू भी आती है और उसका एक औषधीय वैल्यू भी है, क्योंकि हमारे यहाँ गंध चिकित्सा भी है, तो उसके भी एक वैल्यू है। और साथ में जल भी पिया जाता है, जल भी पानी पिया जाता है और सड़ती भी जल्दी नहीं है। रूए खस बना के आप शादी पार्टी में इसका ठंडा जल भी पी सकते हैं। रूए खस, रूए गुलाब और रूए खस, 2 ही तरीके की हमारे भारत में विधियाँ हैं, उनका उपयोग हो रहा है।
टेलों के माध्यम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आज कम समय में शैक्षिक समागम में आपने ज्ञान की बताई हैं और आप सबके लिए कारगर हैं। और भी जानकारी चाहिए तो सीमैप को आप लॉगिन कर सकते हैं, उसमें जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर आलोक कुमार कृष्णा भी उस पर मिलेंगे। आप अपना ईमेल और संपर्क बता भी सकते हैं अगर कुछ साथी। www.cimap.res.in जो हमारा ये वेबसाइट है, और इसमें आप जाएंगे तो a.krishna@cimap.res.in मुझ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, मुझसे चैट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं इस ईमेल पे जाकर, और मुझसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरा मोबाइल नंबर है 9795873638 और व्हाट्सअप नंबर है 9140571577। इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मुझे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर कृष्णा, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक संकोच करते हैं कि हम अपना नंबर साझा कर दें तो बहुत से कॉल आएंगी, पीड़ा हो जाएगी। लेकिन जिसके अंदर ऊर्जा है, जिसके अंदर विचार है, जिसके अंदर एक ज़ील है, उत्साह है, वो कुछ भी कर गुजर सकता है, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। और ये रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, सिर्फ उसकी जानकारी ज़रूरी है, वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। और सबके साथ, सबके अंदर उत्साह ज़रूरी है, जिसके लिए हम ये शैक्षिक समागम कर रहे हैं। और तमाम ऐसे देश के विशेषज्ञ हैं जिनको बारी बारी से हम बुला रहे हैं, ताकि ये सब मिलकर एक बेहतर समाज का, बेहतर भविष्य देश का और दुनिया के लिए बहुत सारी सामग्री उपलब्ध करा सकें, सबका जीवन बदल सके, सबका कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, शैक्षिक समागम में रेडियो जयघोष में आने के लिए। और हमारे तमाम साथी जो इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। और आप इसका उपयोग करें, अपने पास नोट करें, इसको साझा करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये सब कतई न भूलें, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो कुछ हमसे भी छूट जाएगा। हम भी जोड़ेंगे, आप भी जोड़ेंगे, मिलकर पूरा देश जुड़ेगा। हम सब जयघोष करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।